जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट नंबर 10 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टूल्स रसायन पढ़ेंगे, जिसमें हम इस 3 क्वेश्चन को पुटअप करेंगे। द्विक लवण और संकुल लवण किसे कहते हैं और इनमें अंतर। निम्न पर टिप्पणी संकुल यौगिक लिगेंड क्षेत्र आयनन क्षेत्र समन्वय संख्या किलेट और गठन परमाणु क्रमांक संख्या से आप क्या समझते हैं। तो वर्नर का सिद्धांत, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले द्विक लवण क्वेश्चन लिखते हैं। द्विक लवण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। द्विक लवण इसे हम पुटअप करें। वे संकुल यौगिक वे यौगिक द्विक लवण व्योमसंयोजित यौगिक बोलते हैं। वे यौगिक जो ठोस अवस्था और विलयन अवस्था दोनों ही अवस्था, जो ठोस अवस्था में स्थायी रहते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में स्थायी रहते हैं, लेकिन विलयन अवस्था या गलित अवस्था में अपने अपने अवयवीय अणुओं में पूर्णतः टूट जाते हैं। पूर्णतः टूट जाते हैं। द्विक लवण वे जो ठोस अवस्था में स्थायी रहते हैं, लेकिन विलयन अवस्था में अपने या घटक आयनों में तोड़कर टूट जाते हैं, उन्हें द्विक लवण कहते हैं। एग्जाम्पल आएगा अपना KCl, Cl2, 6H2O, कार्बोनाइड, ठीक है। कार्बोनाइड आएगा यहाँ पर। कार्बोनाइड का सूत्र लिखो। ये कौन सा लवण है, द्विक लवण। ये एक ठोस अवस्था में ये इसकी ठोस अवस्था ये स्थायी रहेगा, लेकिन विलयन अवस्था में अस्थायी टूट जाएगा, पोटेशियम चार्ज हो जाएगा। Cl माइनस चार्ज +2 2Cl -2 और 6H2 0 ये उदासीन रहता है, ठीक है। कार्बोनाइड होगा। दूसरा कौन सा, कार्बोनाइड के सिर्फ मोहर लवण, सल्फेट,
SO4, K2SO4, Al2, SO3, 24H2। ये कैसे लगा? 2 पोटेशियम प्लस SO4 माइनस है, डबल माइनस है, प्लस Al2 2 एल्यूमिनियम प्लस 2 चार्ज प्लस SO4 3SO4 माइनस 2 चार्ज प्लस 24H2। इसके भी उदासीन होता है। क्या हुआ? एग्जाम्पल आता है वो फेमस मोहर लवण। मोहर लवण या फिटकरी भी बोलते थे। मोहर लवण SO4 NH4 twice SO4 6H2 FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O Fe डबल चार्ज ले जाएगा SO4 माइनस चार्ज प्लस NH4 माइनस डबल माइनस SO4 ये भी डबल माइनस 6H2 AgH। ऐसे क्यों ये अपने अवयव का घटा आर्गुमेंट टूट है? देखो यही हुई जो ठोस अवस्था में स्थायी रहते लेकिन विलीन अवस्था में अपने घटक या अवयव में टूट जाते थे, इस प्रकार टूटते। कार्यरत KCl MgCl2 6H2O पोटास K2SO4 Al2SO4 ट्राइस 24H2O मोहरम FeSO4 अमोनियम ट्वाइस SO4 6H2O। कुल ये इसे कौन सा संयोगिक संयोगी भी बोलते हैं। संयोगिक लवण से आप क्या समझते हैं? देखते हैं। संकुल लवण वे आणविक ठोस अवस्था और विलीन अवस्था दोनों ही अवस्था अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, उन्हें संकुल लवण कहते हैं। वे आणविक ठोस यौगिक या वे आणविक ठोस जो ठोस अवस्था और विलीन अवस्था या गलित अवस्था स्थान में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं।
A4, CN, potassium, hexacyano, red, nitrate, इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम सबसे पहले हम इसे लिखेंगे धनायन को। ये क्या धनायन, यह लिखिए होता है। यह केंद्रीय धातु परमाणु होता है, धातु परमाणु। ठीक है, यह आयनन क्षेत्र, ये आयनन क्षेत्र को ये दो कोष्ठक इन्हें क्या कहते हैं, उप संयोजी क्षेत्र। ये बना लेना, काम देंगे, स्क्रीन सेट शॉट ले लो, ओके। तो IUPAC नेम लिखेगा, सर्वप्रथम धनायन को लिखेंगे IUPAC नेम में, क्योंकि इसी नेम ही ये होता है। सर्वप्रथम इसकी नेम पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनो, हेक्सासाइनो, फेरेट, फेरेट सेकेंड आयन, सेकेंड क्लोराइड है ना, तो थर्ड क्लोराइड है। ठीक है, थर्ड क्लोराइड, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं अपन फेरेट आयन की। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड। इसका इक्वेशन पोटेशियम सबसे पहले लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो, हेक्सा कहाँ से लिया, ये लिगेंड, और फिर निकिलेट, निकिलेट, निकिलेट,
शंकु लवण वे आण्विक ठोस अवस्था में स्थायी और विलयन अवस्था दोनों ही अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, उन्हें संकुल लवण कहते हैं। तो एग्जाम्पल ये तीनों लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट हम धनायन को लेकर पोटेशियम और फिर इसकी संख्या लिगेंड के ऊपर जो संख्या रहेगी हेजा साइनो ओ, तो ऋणायनित रहेगा तो साइनो, लिगेंड तो जैसे ओ लगेगा साइनो, और एक केंद्रीय धातु परमाणु पर फेरेट एट शब्द लगता है, एट शब्द, जब ये ऋणांश लिगेंड होगा तो इस पे एट शब्द लगेगा। ये ऋणांश रहेगा तभी इस पे एट लगेगा, और ये ऋणांश रहेगी तभी लिगेंड पे ओ लगेगा साई नो, ठीक है। और इसकी इसकी ऑक्सीकरण संख्या है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना क्या क्वेश्चन, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर। क्वेश्चन फर्स्ट या थर्ड भी हो सकती है, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर पूरा लिखो। द्विक लवण डबल साल्ट में लिख सकते हैं अंग्रेजी साल्ट, और संकुल लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट द्विक लवण की परिभाषा लिख लेना, परिभाषा क्या ना, परिभाषा लिखना, परिभाषा का एक हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। परिभाषा क्या है, अभी बात द्विक लवण वे आणविक ठोस, वे आणविक ठोस जो ठोस अवस्था में स्थायी रहता है, ठोस अवस्था में स्थायी रहता है, लेकिन विलयन अवस्था में अस्थायी, अस्थायी, ठीक है। द्विक लवण वे आणविक ठोस जो ठोस अवस्था में स्थायी लेकिन विलयन अवस्था में अस्थायी, और संकुल लवण ठोस अवस्था और विलयन अवस्था दोनों ही अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखता है, जिसे संकुल लवण कहते हैं। सेकंड द्विक लवण के भौतिक गुण और रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन द्विक लवण के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण समान होते हैं। द्विक लवण के भौतिक गुण और रासायनिक गुण समान, जबकि संकुल लवण के भौतिक और रासायनिक गुण कैसे भिन्न भिन्न होते हैं, एसिडिक लिखने में भिन्न भिन्न या अलग अलग होते हैं। द्विक लवण का गुणात्मक परीक्षण किया जा सकता है, द्विक लवण का गुणात्मक परीक्षण किया जा सकता है, इसका गुणात्मक परीक्षण नहीं किया जा सकता, संकुल लवण का गुणात्मक परीक्षण नहीं किया जा सकता। और संकुल लवण
केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड आयनिक बंध के जुड़े रहते हैं। द्विलवण केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड आयनिक बंध के कारण जुड़े होते हैं। आयनिक बंध बनाते हैं या जुड़े होते हैं, के कारण जुड़े होते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड और सहसंयोजक बंध बनाएंगे। कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड सहसंयोजक बंध उपस्थित है। उपस्थित होते हैं और इसमें इन धातु और लिगेंड के बीच आयनिक बंध जुड़ा होता है, उपस्थित होता है। ठीक, ये फोर्थ है। और फिफ्थ में इसके एग्जांपल लिख देंगे यहाँ। कैसे? कार्नेलाइट KCl MgCl2 MgCl2 6H2। तो इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ। एग्जांपल क्या है? K4 FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन। द्विलवण और संकुल लवण में अंतर। वे अणु ठोस अवस्था में स्थायी रहते हैं, लेकिन विलयन अवस्था में अस्थायी। संकुल वे अणु ठोस अवस्था और विलयन अवस्था दोनों ही अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखता है। सेकेंड में द्विलवण में भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, जबकि संकुल लवण में भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। द्विलवण का गुणात्मक परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन संकुल लवण का गुणात्मक परीक्षण नहीं किया जा सकता। और केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के बीच या इसमें के बीच ये आयनिक बंध जुड़ा होता है या आयनिक बंध उपस्थित होता है। और संकुल लवण केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के मध्य सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। सहसंयोजी बंध उपस्थित। और इसका उदाहरण द्विलवण का कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2 और संकुल लवण का उदाहरण K4 FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन सेकेंड आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्न पर टिप्पणी करें। निम्न पर टिप्पणी करें। क्वेश्चन सेकंड, निम्न पर टिप्पणी करना है।
संकुल वह यौगिक या व्यावहारिक जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड की उपयुक्त संख्या के साथ जुड़ा होता है और जो ठोस अवस्था और विलयन अवस्था दोनों अवस्थाओं में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे उसे संकुल यौगिक कहते हैं। व्यावहारिक या वे यौगिक जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड की उपयुक्त संख्याओं के साथ जुड़ा होता है। जुड़ा होता है और जो ठोस अवस्था और विलयन अवस्था ठोस और विलयन दोनों ही अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखता है। दोनों ही अवस्थाओं में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखता है। कौन सा अस्तित्व? स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखता है। वे यौगिक जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड की संख्याओं के साथ जुड़ा होता है वो जो ठोस अवस्था और विलयन अवस्था दोनों ही अवस्थाओं से अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखता है, उन्हें संकुल यौगिक कहते हैं। विद एग्जांपल क्या पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या लेते हैं। कौन सी संख्या? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? मैं ना बता। ऑक्सीकरण संख्या मैंने फेरेट के ऊपर क्यों लिखा है? तो ये केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड की संख्या के साथ जुड़ा होता है। ऑक्सीकरण संख्या क्या है? और इसकी संयोजकता कितनी? +1 प्लस जो रहेगा जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाले उसकी x प्लस सेम पे माइनस क्योंकि इस पर कि यदि माइनस क्यों रहता तो हम इधर यहाँ पे लिखते, यहाँ पे माइनस क्यों लिखते या प्लस टू रहता जो भी रहता। ठीक है, तो फॉर वन 4 प्लस x 6 1 6 माइनस में तो -6 हो गया तो 0 4 -6 x माइनस के 6 से मतलब बड़ी संख्या माइनस के 2 x बराबर इसको उस तरफ ले जाएंगे तो +2 इसलिए ये आयन होगा। ये +2 कहाँ पे रखा? हमने ये यहाँ पे रखा फेरेट सेकेंड आयन। और साइनाइड के ऊपर हम और क्या लगाने के लिए एनर्जी लिगेंड है ना।
कोबाल्ट examine NH4 examine कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड ठीक है examine कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड ठीक है थर्ड क्लोराइड ठीक है examine और यहाँ पोटेशियम है नहीं यहाँ कोई धारण नहीं उपस्थित इसलिए हम डायरेक्ट लिगेंड से स्टार्ट करेंगे इसकी संख्या examine कोबाल्ट यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या 3 है कैसे यहाँ बताऊंगा मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लें इसका ठीक है ऑक्सीजन संख्या सेकंड ऑक्सीजन संख्या निकाल रहे हैं हेक्साएमिन कोबाल्ट की निकाल रहे हैं इस पे स्टार्ट लगा x प्लस 6 है ना 6 और NH2 माइनस रहेगा और क्लोराइड के 3 है क्लोराइड के 3 इस तरह लिखेंगे 3 और ये है क्लोरीन के माइनस है एकदम माइनस 1 से देता है ये लीजिए और इसमें माइनस 1 ये नाम लिखिए x 6 माइनस 6 है ठीक और माइनस 3 माइनस 6 को इस तरह ले जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस 3 प्लस 6 6 में से लेंगे 3 बचा 8 इक्वल टू 3 ये होगा 3 और यही संख्या हमने कहा ये थर्ड आया ठीक है ये थर्ड आया ये ऐसे यहाँ पे इसके ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं नेक्स्ट इसकी वैल्यू फर्स्ट एग्जांपल हुआ था वो सेकंड एग्जांपल जितने एग्जांपल दो उतने कम रहेंगे
बंद बनाने के लिए बंद बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म दान दे इसे लिगेंड करते हैं। संलग्नीय लिगेंड से वो दार्शनिक आयन या ऋण आयन जो उपसे संयोजी और बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म दान दे से लिगेंड करते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने के आधार पर संलग्नी 3 प्रकार के होते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने के आधार पर लिगेंडीय प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्म दान देने के आधार पर लिगेंडीय प्रकार एक लिगेंड प्रकार एक गंती लिगेंड या यूनिक लिगेंड एक गंती लिगेंड इसमें आएगा आवेश इसके प्रकार लिखना यहाँ से आवेश आएगा। ठीक है, ऋण आवेश तो ऋण आवेश में Cl ऋण आवेश ब्रोमीन ऋण आवेश Br माइनस ऋण आवेश आयोडीन माइनस क्लोरीन ऋण आवेश OH ऋण आवेश OH ऋण इसको माइनस लेना है एक गंती लिगेंड और बी गंती लिगेंड। उदासीन आयन में उदासीन में क्यों कौन रहेगा? H2 उदासीन रहेगा कार्बोनिल इसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल एकदम ऐसे आया करते हैं कार्बोनिल के साथ उदासीन आयन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। दोनों से द्विगंती लिगेंड ऑक्सीलेट -2 है। इसके भी -2 ऑक्सीलेट बोलते हैं, ऑक्सीलेट। ठीक है, हमारे में उदासीन आयन कौन सा है? उदासीन En कौन? NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, CH2 NH2 En इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? En
इथिलीन डायएमीन, या इथिलीन डायएमीन इसे कहते हैं। डायएमीन यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब बहुत अंतर इसी सेट ले लो एलिमेंट लिगेंड के प्रकार में थर्ड नंबर पर है हेक्सातंतु या बहुतंतु लिगेंड। हेक्सातंतु या बहुतंतु लिगेंड ये यूनिट हो गया बाय लिगेंड होगा। थर्ड पर है हेक्सातंतु या बहुतंतु लिगेंड या हेक्सातंतु। पहचानने में इनमें से लिगेंड कौन सा है, ठीक है, तो वो है EDTA इथिलीन डायमीन डेटा एसिटिक एसिड। CH2 C डबल बॉन्ड वन टू थ्री फोर -4 रहेगा। हेक्सातंतु बोलते हैं इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं EDTA। जैसा EDTA का पूरा नाम लिखो तो क्या है इथिलीन डायमीन डेटा एसिटिक एसिड। पूरा नाम इथिलीन डायमीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड एसिड इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। हाँ लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आएगा हेक्सातंतु EDTA रिक्त स्थान लिगेंड है रिक्त स्थान तो ये हेक्सातंतु है बहुतंतु है ना। नेक्स्ट लिगेंड से आप क्या समझते हो लिगेंड के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं समझ वो उदाहरण अणु या ऋण आते हैं। लिगेंड के गुण होते हैं अणु या ऋण है जो हो सकते हैं बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म डालते हैं उसे लिगेंड कहते हैं। नेक्स्ट पे थर्ड नंबर पे आएगा कौन सा क्षेत्र उपसहसंयोजी क्षेत्र। थर्ड पे उपसहसंयोजी क्षेत्र कोऑर्डिनेशन एरिया स्क्वायर। जब संकुल यौगिक केंद्रित धातु परमाणु और लिगेंड उपयुक्त संख्याओं के साथ जुड़ा होता है और जो आयनिक उसे उपसहसंयोजी संकुल यौगिक जब संकुल यौगिक यौगिक केंद्रित धातु
केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड की उपयोग कर संख्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है और यह अनायनित ये आयनिक होते हैं, ये आयनिक होते हैं और इस गुरु कोष्ठक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? गुरु कोष्ठक के रूप में गुरु कोष्ठक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल K2 ये 6 ये गुरु कोष्ठक है। यही आयनिक या उपसंयोजी क्षेत्र संयोजी क्षेत्र ये इस कोष्ठक को ही उपसंयोजी क्षेत्र कहते हैं। इसका IUPAC नेम तो आप जानते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट न्यूक्लियोटाइड Fe आता है। ठीक है, ये नेक्स्ट था वो आयनन क्षेत्र। इसलिए मैंने आयनन क्षेत्र संकुल जो केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड की संख्या के साथ जुड़ा होता है ये भी, तो लेकिन यह अनायनित होता है। अनायनित होता है और इसका और इस कोष्ठक के बाहर लिखते हैं, कोष्ठक के बाहर एग्जाम्पल से समझते हैं। हेक्साएमिन ये इसे कैसे गुरु कोष्ठक के बाहर है तो ये अनायनित होता है। हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इसका IUPAC नाम है। तीन में से 3 क्लोराइड तो थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट और लगाव के उत्तर क्या था? समन्वय संख्या या उपसंयोजी संख्या समन्वय संख्या से आप जब कोई केंद्रीय धातु परमाणु कोई लिगेंड की केंद्रीय धातु परमाणु यौगिक में संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु विपरीत आवेश वाले लिगेंडों के साथ जुड़े विपरीत आवेशों वाले लिगेंडों के साथ जुड़े ये उपयुक्त संख्या के साथ संख्याओं के साथ जुड़ा होता है।
पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड है, ठीक है। लिगेंडों की उपयुक्त संख्या, ये इसकी संख्या हो गई, क्या संख्या, CN की 6 है। तो लिगेंडों की केंद्रीय धातु परमाणु मतलब Fe विपरीत आवेश वाले लिगेंडों की उपयुक्त संख्या के साथ जुड़ा, मतलब जुड़ा इसके साथ, लेकिन Fe की समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। इसमें कोई याद नहीं करना है, ये 6 दे रखी होगी, ठीक है। और फर्स्ट एग्जाम्पल दूसरा भी देख लो, अभी देखा क्या था आपने। एग्जाम्पल कोबाल्ट थर्ड फ्लोराइड, इसमें भी CO की समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ये तो समन्वय संख्या जो लिगेंड के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट समन्वय संख्या इंपॉर्टेंट है। जब संकुल यौगिकों के धातु परमाणु विपरीत आवेश वाले लिगेंडों की संख्या के साथ जुड़ा होता है, उसे हम समन्वय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल K for FeCN6 है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन, इसमें तीन धातु परमाणु लिगेंड के साथ 6 संख्या जुड़ी है, इसलिए हम समन्वय संख्या 6 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट निम्न की टिप्पणी नंबर 6 में प्रभावी परमाणु प्रमाण प्रभावी परमाणु प्रमाण यह संख्या प्रभावी परमाणु प्रमाण, इसे शॉर्ट में EAN भी कहते हैं, एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN से आप क्या समझते हो, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु नंबर, यह प्रभावी परमाणु संख्या क्या है। जब कोई संकुल यौगिक केंद्रीय धातु परमाणु की संयुक्ता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उपबंध बनाने के लिए लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। जब कोई प्रभावी परमाणु जब कोई संकुल यौगिक संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और सहसंयोजी बंध बनाने के लिए
द्वारा लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को कोई करते हैं। ई से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है ई से जब कोई संयुक्ता इलेक्ट्रॉनिक संख्या और उपसंयोजी बंध बनाने के लिगेंड और प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। E बराबर Z माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 इंटू CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, लिखेगा कोऑर्डिनेशन, जहाँ जेड क्या है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ठीक। तो है परमाणु क्रमांक, ऑक्सीडेशन OX क्या है? ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। और CN दो का मल्टीप्लाई इनटू CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, CN कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या फुल फॉर्म में कोऑर्डिनेशन संख्या, चैप्टर का नाम है अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन संख्या, समन्वय संख्या, ठीक है। अब ये कैसे याद किए जाते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल K4 Fe PN6 पोटेशियम मिक्सर आयन फेरस सेकेंड आयन, ठीक है। Z अपना ये मान लो फेरस कितने नंबर का है? 26 से 26 में माइनस ऑक्सीडेशन सेकेंड आयन 2 प्लस 2 इंटू CN समन्वय संख्या, समन्वय संख्या 6 है ना, 6 से करते हैं आप 26 माइनस 2 24 प्लस 2 इंटू 6 2 4 6 1 2 3 6 इसकी क्या आ गई? प्रभावी परमाणु संख्या। ऐसे दूसरे के निकाल सकते हैं। इसके Z ऐसे लिखिए ना, Z क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट यौगिक, केंद्रीय धातु परमाणु है ना, केंद्रीय धातु परमाणु को लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु। ऑक्सीकरण संख्या ये तो समन्वय संख्या भी जानते हैं आप, ठीक है। किसकी करना बस, ठीक है। नेक्स्ट परमाणु क्रमांक या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से आप क्या समझ? जब कोई संकुल यौगिक संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक संख्या और उपसंयोजी बंध बनाने के लिए लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या को EAN में प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। वैसे निम्न सूत्र द्वारा
जैसे En इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन प्लस 2 इंटू Cl कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था अपना? वर्नर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 वर्नर का सिद्धांत क्या है? अल्फ्रेड वर्नर ने संकुल यौगिक के निर्माण के लिए सन 1893 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। अल्फ्रेड वर्नर ने लिखना, अल्फ्रेड वर्नर ने संकुल यौगिकों के निर्माण के लिए संकुल यौगिकों के निर्माण के लिए सन 1893 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। वर्नर का सिद्धांत अल्फ्रेड वर्नर ने संकुल यौगिक के निर्माण के लिए सन 1893 में सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, वर्नर का सिद्धांत और इसी वर्नर सिद्धांत के प्रमुख अवधारणाएं, इस सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्न लिखना है। अवधारणाएं निम्न। ठीक है, फर्स्ट अल्फ्रेड संकुल यौगिक या धातुओं की दो प्रकार की संयोजकता दो प्रकार की संयोजकता उपस्थित या पाई जाती है संकुल यौगिकों में। या धातुओं में संकुल यौगिक या धातुओं में दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है, उपस्थित होती है। दो प्रकार की संयोजकता उपस्थित होती है। फर्स्ट प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। और दूसरी द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता की अवधारणा में फर्स्ट संकुल यौगिक या धातुओं में दो प्रकार की संयोजकता उपस्थित होती है। फर्स्ट प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। अवधारणा नंबर सेकेंड में क्या आएगा कि प्राथमिक संयोजकता
संयोजकता प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती। प्राथमिक संयोजकता की इसकी या प्राथमिक संयोजकता की रेखाएं कैसी होगी? आयनिक होगी, आयनिक होगी, ठीक है, आयनिक होती है। आयनिक होती है और इसे बिंदु की ये आर्धपूर्ण रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी रेखा आयनिक होती है और इसे बिंदु की आर्धपूर्ण रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द्वितीयक संयोजकता, इसकी रेखा अनायनिक होती है। द्वितीयक संयोजकता इसकी रेखा अनायनिक होती है। जैसे इसकी रेखा कैसे होती है? रेखा अनायनिक होती है, अनायनिक अनायनिक होती है और इसे कैसे प्रदर्शित करते? ठोस रेखा द्वारा, ठोस रेखा या पूर्ण रेखा ये ठोस रेखा या पूर्ण रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे इसकी रेखा अनायनिक होते हुए इसे ठोस रेखा या पूर्ण रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण नंबर 4, प्राथमिक संयोजकता धातु या संकुल यौगिक प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक वैलेंसी को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक संयोजकता बिंदु की रेखा द्वारा प्रदर्शित कर रही है। द्वितीयक संयोजकता ठोस रेखा द्वारा। उदाहरण नंबर 3, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट उदाहरण नंबर 4, प्राथमिक संकुल यौगिक प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। फिफ्थ, प्राथमिक संयोजकता होती है संकुल यौगिक में प्राथमिक संयोजकता होगी वो ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। जबकि द्वितीयक संयोजकता होती है द्वितीयक संयोजकता पूरा लिखना संयोजकता। इसकी जो द्वितीयक संयोजकता है तो ऋण आयन और वह उदासीन आयन
आयन द्वारा संतुष्ट आयन द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजन ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होती है, द्वितीयक संयोजन ऋण आयन और उदासीन आयन द्वारा संतुष्ट होती है। उदाहरण नंबर 6, संकुल यौगिक में पूरा लिखना। संकुल यौगिक में जो प्राथमिक संयोजकता होती है कौन होती है? प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती अवस्था। जबकि द्वितीयक संयोजकता होती है, द्वितीयक संयोजकता वो समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था को, ठीक है, क्या उदाहरण हो गए। एक बार और सुन लो। अल्फ्रेड वर्नर का सिद्धांत। अल्फ्रेड वर्नर ने संकुल यौगिक को निर्माण के लिए सन 1893 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। और अल्फ्रेड वर्नर के सिद्धांत की प्रमुख उदाहरण निम्न है। प्रथम, इस संकुल यौगिक में दो प्रकार की संयोजकता उपस्थित होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। उदाहरण नंबर 2, प्राथमिक संयोजकता बिंदु की रेखा द्वारा प्रदर्शित और यह आयनिक होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता प्राथमिक, जबकि द्वितीयक संयोजकता ठोस रेखा व पूर्ण रेखा द्वारा प्रदर्शित और यह अनायनिक होती है। और यह संकुल यौगिक प्राथमिक संयोजक, संकुल यौगिक में प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता संतुलित करने का प्रयास करता है। फिफ्थ में ये, सिक्स्थ में होगा। दिमाग में क्वेश्चन लाते रहे और हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स।